कहानी का शीर्षक है सुहागन। चन्नी पूजा का थाल सजाती हुई सोच रही थी कि आज 12 साल हो गए परमिंदर को गुम हुए। आज के दिन ही करीब 12 बजे घर से ये कहकर निकला था कि चन्नी, मैं 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगा, जरा सुरेंद्र ने बुलाया है, पूछता हूँ क्या काम है। तुम्हारी पूजा से पहले तो निश्चित ही आ जाऊंगा। चन्नी ने सहर्ष हाँ कर दी थी। उसे क्या पता था कि अब का गया वो कभी लौटकर ही नहीं आएगा। प्रतीक्षा करते करते रात हो गई। दुश्चिंता में पूजा भी ढंग से नहीं हो पाई। सब मित्रों को फोन कर लिए, कहीं पता नहीं चला। क्या धरती निगल गई या आकाश खा गया? हार कर बड़े भाई व बाऊजी ने पुलिस में रिपोर्ट करवाई। इंस्पेक्टर पहले तो तरह तरह के प्रश्न करता रहा। घर में लड़ाई तो नहीं हुई थी? जुआ खेलने की आदत तो नहीं है? दोस्तों के साथ पीने पिलाने की आदत होगी? आज का जमाना खराब है जी। ये नई पीढ़ी के लड़के क्या करते हैं कुछ पता नहीं लगता। कमाने वाले लड़के बुरी संगत में पड़कर सब कुछ भूल जाते हैं। जब सब प्रश्नों के उत्तर नकारात्मक मिले और बाऊजी ने कहा, जी सोने सा लड़का है हमारा, उसमें कोई अवगुण नहीं है, आधे घंटे को भी कहीं जाता है तो बताकर जाता है, थोड़ी देर होने पर वहां से फोन करके सूचित करता है। अब इंस्पेक्टर थोड़ा गंभीर हुआ, फोटो मांगी और जगह जगह फोन करके छानबीन प्रारंभ कर दी। 1 सप्ताह बीत गया, परमिंदर का कहीं पता नहीं। घर वाले सब हैरान परेशान। माँ बार बार कहे जा रही थी, मरे का तो फिर भी सब्र करना पड़ता है, पर इस तरह गुम हुए का सब्र कैसे करूं? इधर चन्नी अपनी 6 साल व 8 साल की बेटियों को सीने से लगाए सिसकती रहती थी। उसने सारे देवी देवता मना लिए, मन्नत मांग ली, कठोर व्रत की घोषणा कर दी, किंतु सब व्यर्थ। दिन सप्ताह में और सप्ताह महीनों में व्यतीत होने लगे। परमिंदर का कोई पता नहीं। धीरे धीरे घर वालों ने स्थिति को स्वीकार कर लिया। अब घर वालों का व्यवहार भी चन्नी व उसकी बेटियों के प्रति रूखा होने लगा। उसकी व उसकी बेटियों की रोटियां भारी पड़ने लगी। दया व सहानुभूति का स्थान अपमान व दुर्व्यवहार में परिवर्तित होने लगा। सारा दिन ताने, शिकवे, गाली गलौज एवं मारपीट में बीतने लगा। चुन्नी सारा दिन देवी माँ की मूर्ति के सामने आंसू बहाती हुई शिकायत करती रहती कि मेरा क्या कसूर था माँ, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? घर की महिलाओं के साथ साथ देवर, जेठ व श्वसुर के व्यवहार में भी अजीब सा बदलाव आ रहा था। एक पति के ना रहने पर वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई थी। ईश्वर ने उसे अतुलनीय रूप राशि से नवाजा था। लंबा कद, रंग ऐसा जैसे दूध में केसर घुला हुआ हो, पानी भी पीती तो गले से नीचे उतरता हुआ दिखाई देता था। हिरनी सी आंखें, सुतवा छोटी सी नाक, पतले पतले होठ, मुक्त बली सी दंत पंक्ति, ऊपर से इतनी मोहक मुस्कान कि जिसको भी देख लेती वो ठगा सा खड़ा रह जाता। जब चन्नी की सास उसे देखने गई थी तो आकर कहा था, ओए परमिंदर, तू बड़ा तकदीर वाला है, लड़की की मुस्कान ही इतनी मारक है कि मैं तो मुग्ध हो गई। अब ये रूप राशि ही उसकी दुश्मन बन गई। आते जाते जेठ कोई फिक्रा कस जाते। ये तो जेठानी का नियंत्रण अति कठोर था, इसीलिए खुलकर खेलने का साहस नहीं कर पा रहे थे। उधर देवर भाभी पर अपना पूर्ण अधिकार समझ रहा था। जब मर्जी आए अनजान बनकर शरीर पर जहां तहां हाथ लगाता हुआ सॉरी भाभी कहकर मुस्कुराता हुआ निकल जाता। हद तो उस दिन हो गई जब चन्नी सीढ़ियों से उतर रही थी और ससुर जी ऊपर जा रहे थे। वो बीच की सीढ़ी पर ठिठक कर खड़ी हो गई। ऊपर चढ़ते हुए ससुर ने उसे कामुक निगाहों से देखते हुए कहा, अब आ भी जाओ, और कितने दिन तड़पाओगी? चन्नी का तो खून वहीं जम गया, सारा शरीर सुन्न हो गया। किसी तरह पैरों को घसीटते हुई नीचे सरपट भागी। उसने सोच लिया कि अब इन भेड़ियों के जंगल में वो सुरक्षित नहीं है। किसी से कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है, कोई उसकी सुनेगा नहीं, बल्कि उसी पर लांछन लगाए जाएंगे। अब भलाई इसी में है कि अपनी दोनों बेटियों के साथ उसे अपना ठिकाना ढूंढ लेना चाहिए। मायके में तो माँ उसे जन्म देते ही चल बसी थी। पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली माँ के संरक्षण में उसका बाल्यकाल व किशोरावस्था व्यतीत हुई थी। उन दिनों को तो वो याद तक नहीं करना चाहती। शादी होते ही माता पिता ने उसे पग फेरे तक के लिए नहीं बुलाया था, सो अब तो वहां रहने का प्रश्न ही नहीं है। शादी के चक्कर में उसकी बीए की परीक्षा अधूरी रह गई थी। उसने निश्चय किया कि वो अपनी पढ़ाई पूर्ण करेगी। उसी दिन से छोटे देवर को थोड़े विश्वास में लेकर उसने पुस्तकें जुटानी प्रारंभ की।
पड़ोसन भाभी की सहायता से कॉलेज से फॉर्म मंगवा कर भरा। उसके पढ़ने के निश्चय को सुनकर घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। सबने कड़ा विरोध किया, किंतु वो अपने निश्चय पर ही दृढ़ रही। उसने सास को विश्वस्त किया कि वो घर का सारा काम पूर्ववत ही करती रहेगी और पढ़ाई रात्रि में करेगी, किसी को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने देगी। इस प्रकार कठोर संघर्ष करती हुई चन्नी दोनों बेटियों का भविष्य संवारती हुई बीए, बीएड करने में सफल हो गई। अब उसका आत्मविश्वास भी काफी बढ़ गया था, किंतु ससुराल वालों के अत्याचार अपनी चरम सीमा पर थे। सास से छुपकर चन्नी ने पड़ोसन के पते का प्रयोग करते हुए जगह जगह प्रार्थना पत्र भेजने प्रारंभ कर दिए। अंततः उसे घर के समीप ही एक विद्यालय में कनिष्ठ अध्यापिका के पद पर कार्य मिल गया। विद्यालय में छात्रावास भी था। उसने प्रयत्न करके वार्डन का कार्यभार भी संभाल लिया। अब उसके अलग रहने की समस्या का भी समाधान हो गया। दोनों बेटियां चंद्रमा की कलाओं के समान बढ़ रही थीं। दोनों ही अत्यंत मेधावी थी। चन्नी ने माता व पिता दोनों का उत्तरदायित्व संभालते हुए उन्हें अच्छे संस्कार दिए थे। बड़ी बेटी ने मेडिकल में प्रवेश लिया था, छोटी इंजीनियर बनना चाहती थी। चन्नी अब अलग मकान लेकर रह रही थी। प्रत्येक वर्ष करवा चौथ आती और उसकी सुप्त स्मृतियों को झकझोर जाती। सास, जेठानी व पड़ोसन उसे व्रत करने से मना करती। सास ताने देकर कहती, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज करने को चली है, पहले तो मेरे बेटे को खा गई, अब पतिव्रता होने का चरित्र करती है। चन्नी आंखों में आंसू भरे हुए सब कुछ सहन करती रही, किंतु व्रत नहीं छोड़े। उसका विश्वास था कि परमिंदर एक दिन अवश्य आएगा। चौथ की कहानी सुनते हुए वो सोचती कि कहानी की नायिका तो अपने 7 भाइयों की अति लाडली बहन होने के कारण गलती से व्रत भंग कर बैठी और करवा माता ने उसे दंड स्वरूप पति सुख से वंचित कर दिया। फिर बहुत प्रार्थना करने पर उसे कहा कि पति के निर्जीव शरीर की 12 महीने तक कठिन सेवा करने पर ही सौभाग्य सुख पा सकती है। किंतु हे माता, मुझे तो तड़पते हुए 12 साल हो गए, मुझ पर कब कृपा होगी। आज भी यही सब सोचती हुई वो पूजा की थाली सजा रही थी। अब वहां संघर्ष करते हुए थक चुकी थी। बहुत ही धीमी गति से विचारों में डूबी हुई कार्य कर रही थी। इतने में दरवाजे की कुंडी जोर जोर से बजने की आवाज आई। पड़ोस की लाजो बुआ दरवाजे पर थी और आवाज लगा रही थी, नी चन्नी, दरवाजा खोल, देख कौन आया है। चन्नी बाहर की तरफ जाती हुई सोच रही थी, इस समय कौन आ गया। दरवाजा खोला तो सारी पड़ोसन इकट्ठी हो रही थी और परमिंदर उन्हें बता रहा था कि पाकिस्तानी जासूस उसे शक शुबा में ले गए थे और कैसे उसने 12 साल पाकिस्तानी जेल में काटे। चन्नी थोड़ी देर तक परमिंदर को एकटक देखती रही, फिर तुसी कहकर उसकी बाहों में ही बेहोश हो गई। लाजो बुआ ने जल्दी से पानी का लोटा परमिंदर को देते हुए कहा, परमिंदर, इसे पानी पिला, इसने तो अपना चांद देख लिया।